मित्रों नमस्कार। हम लोग पिछले लेक्चर में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों का द्वितीय उत्थान प्रारंभ कर चुके थे और हम लोगों ने पढ़ा था पेशवा बाजीराव प्रथम की उपलब्धियों तक। आपने देखा कि बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में किस तरह मराठे दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और सैयद बंधुओं को फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सहयोग देते हैं और दिल्ली की राजनीतिक कमजोरी को समझते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम अग्रगामी नीति अपनाता है। उसकी हिंदू बादशाही की नीति बहुत कारगर सिद्ध होती है और उस नीति पर चलते हुए भारत के समस्त हिंदू राजा, चाहे बुंदेले हों, सिख हों, राजपूत हों, है ना, जाट हों, इनका भरपूर सपोर्ट बाजीराव प्रथम को मिलता रहता है। आपने देखा किस तरह छत्रसाल बुंदेला की सहायता के लिए बुंदेलखंड अभियान किया था और बंगस पठानों की सेना को धूल चटाई थी। तो ये जो पठान हैं, रूहेले हैं, धीरे धीरे मराठों के दुश्मन बनते जाते हैं और बाजीराव प्रथम ने दक्षिण के साथ साथ उत्तर में प्रभाव कायम किया। यहाँ तक कि आपने पढ़ा दिल्ली पहुँच गया था मराठा सेना के साथ और 3 दिनों तक दिल्ली ठहरा, वापस लौटा था। निजाम को 2 बार हराया बाजीराव प्रथम ने। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू ने उसी के पुत्र बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया और बालाजी बाजीराव के समय एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है, पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना। पानीपत के युद्धों ने भारतीय इतिहास में बड़ा ही निर्णायक मोड़ प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर ने अफ़गान सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुग़ल वंश की नींव डाली, लेकिन अफ़गानों का सफाया नहीं कर पाया। फिर इसके बाद देखेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 बैरम खां के नेतृत्व वाली मुग़ल सम्राट अकबर की सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफ़गान सेना को पराजित किया। इसके बाद चुन चुन कर अफ़गानों का सफाया कर दिया गया और मुग़ल राज्य सुदृढ़ता से स्थापित हुआ, है ना। मुग़लों के उत्थान में बाबर से लेकर के अकबर के पहले तक जो अफ़गान संकट बाधा बना रहा था वो समाप्त होता है पानीपत के द्वितीय युद्ध से और मुग़ल राज्य बड़ी ही मजबूती और दृढ़ता के साथ स्थापित होता है। ठीक है। तो वहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और पतन के बाद पैरेलल एक तरफ अंग्रेज राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू करते हैं भारतीय शक्तियों में। आपने देखा किस तरह मराठे अपना प्रभाव भारत में बढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसा लगने लगता है कि भारत में मराठों की सत्ता, वो दिन दूर नहीं कि भारत में मराठों की सत्ता कायम होगी, लेकिन आप आगे देखेंगे अपनी आंतरिक कमजोरियों के चलते, कमियों के चलते मराठे पिछड़ जाते हैं। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित जरूर होते हैं, लेकिन मराठा शक्ति समाप्त नहीं होती और भले ही मराठा शक्ति समाप्त ना हुई हो, लेकिन आगे जो मराठा संघ की बुनियाद यहाँ पड़ेगी, उस संघ के सरदारों की महत्वाकांक्षाएं आपसी संघर्ष को जन्म देंगी, है ना। अपनी महत्वाकांक्षाएं और परिणाम मराठों का पतन, है ना, और अंग्रेज मराठों को हराकर लगभग पूरा भारत जीतने में सफल रहेंगे। इसको हम देखेंगे।
तो आज का जो टॉपिक है मराठा भाग 5 में पेशवा बालाजी बाजीराव एवं पानीपत का तीसरा युद्ध, इस पर हम चर्चा करेंगे। बालाजी बाजीराव पहला मराठा पेशवा है जो छत्रपति के सारे अधिकार हस्तगत कर लेता है और मराठा राज्य का सर्वे सर्वा बन जाता है। कैसे, हम देखेंगे। अभी भी जिस समय ये पेशवा था उस समय छत्रपति साहू, इनका कार्यकाल मैंने बताया 1708 से 49। जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तो छत्रपति साहू ने उसी के पुत्र बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया, लेकिन इसके सामने पेशवा नियुक्त होने के समय इसके सामने कई संकट थे, है ना। एक्चुअली में साहू बीमार रहने लगा था और सतारा दरबार में पेशवा का विरोधी गुट नियुक्त तो हो गया पेशवा ये, लेकिन इसका विरोधी गुट सक्रिय हो गया और मुख्य रानी थी सखवर बाई, मुख्य रानी सखवर बाई। उस समय प्रतिनिधि के पद थे। प्रतिनिधि जानते हैं, छत्रपति का प्रतिनिधि जो राजा राम ने नया पद बनाया था, प्रतिनिधि के पद पर तैनात थे रघुजी भोसले, भोसला सरदार रघुजी भोसले। ये आपस में मिल गए, मुख्य रानी सखवर बाई और रघुजी भोसले। साहू के बाद कौन सतारा की गद्दी पर बैठेगा, इस मुद्दे को लेकर ये दोनों में समझौता हो गया और ये दोनों जान रहे थे कि पेशवा योग्य है, इसके चलते हमारी चलेगी नहीं। इसलिए ये बालाजी बाजीराव को रास्ते से हटाना चाहते थे कि ये पेशवा ना रहे तो साहू बीमार है, देर सवेर, है ना, इनकी मृत्यु होगी, इनका कोई पुत्र है नहीं, तो हम किसी को भी गद्दी पर बैठा करके, है ना, और मराठा राज्य की वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। और इन लोगों ने साहू के कान भर के, मैं आपको बता दूं, पेशवा बालाजी बाजीराव को बर्खास्त भी करा दिया। लेकिन 12 महीने बाद यानी 1 साल बाद बालाजी बाजीराव फिर से पेशवा नियुक्त होने में सफल हो गया और दोबारा पेशवा नियुक्त होने के बाद बालाजी बाजीराव ने अपने सारे विरोधियों की अच्छे से खबर ली, है ना। दोबारा पेशवा नियुक्त होने के बाद 25 दिसंबर, पहले मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा कि मराठा राज्य संघ कैसे अस्तित्व में आया। 25 दिसंबर 1749 को छत्रपति साहू की मृत्यु हो गई। छत्रपति साहू का कोई पुत्र नहीं था, यानी शिवाजी को कोई वंशज नहीं था। अब एक बड़ी समस्या थी कि किसे छत्रपति के रूप में सतारा की गद्दी पर बैठाया जाए। ऐसी स्थिति में ताराबाई ने एक बच्चे को प्रस्तुत किया। ताराबाई ने एक बालक पेशवा के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि ये शिवाजी का वंशज है, आप इसे सतारा की गद्दी पर छत्रपति के रूप में बैठा सकते हैं। कहा ये शिवाजी का वंशज है, यानी मेरा पौत्र है, मेरे पुत्र शिवाजी का, शिवाजी द्वितीय का पुत्र है। ताराबाई ने अपना पौत्र बताते हुए एक बालक को प्रस्तुत किया पेशवा के सामने साहू की मृत्यु के बाद। तो अब भाई साहू की चाची थी ताराबाई, सगी चाची, तो उन पर विश्वास करना स्वाभाविक था। इसलिए उनका सम्मान भी था ताराबाई का, कोल्हापुर में महत्वहीन स्थिति में थी इस समय। इसलिए बालाजी बाजीराव ने उस बालक को राजा राम द्वितीय, कहीं कहीं राम राजा नाम लिखा मिलता है, ठीक है। ये बड़ी दिक्कत इतिहास में है कि कई कई नाम आपको एक साथ मिलते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। मिडुअल पढ़ेंगे, है ना, मोहम्मद गौरी के देख लीजिए कितने नाम हैं। मोहम्मद गौरी का मुइजुद्दीन बिन शाम, सिहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी, है ना। तो अब एक साथ अगर सारे आपको बता दिए जाते हैं नाम तो फिर समस्या नहीं रह जाती है, ठीक है। जैसे पूछ लिया गया
कि निम्न में से लक्ष्मी आकृति वाले पीसीएस में सिक्के किसके हैं। अब दे दिया गया मोहम्मद बिन कासिम, मुइजुद्दीन बिन साम, है ना, दोनों विकल्प में दिए गए। अब छात्र को पता नहीं है कि ये मुइजुद्दीन बिन साम मोहम्मद गौरी का ही नाम है, तो मामला वहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये ध्यान दिया जाता है कि आपको एक साथ सारी चीज़ें बता दिया जाए। तो ताराबाई द्वारा प्रस्तुत बच्चे को पेशवा बालाजी बाजीराव ने राजा राम द्वितीय, विधिवत राजा राम द्वितीय या राम राजा, ये भी आपको पुस्तकों में लिखा मिलेगा। राम राजा को विधिवत सतारा की गद्दी पर बैठाया कब? 4 जनवरी 1750। अब ताराबाई की चाल क्या थी समझिए। ताराबाई तो महत्वहीन थी, पेशवा बहुत योग्य था। ताराबाई सोच रही थी कि इस अगर मेरे द्वारा जो प्रस्तुत बच्चा है छत्रपति, मैं उसको बनवा दे रही हूँ राजा राम द्वितीय को, तो इसको अपने नियंत्रण में रख के पेशवा की खबर लूँगी, है ना, और पेशवा की शक्ति को कुचल दूंगी और मराठा राजनीति में अपनी प्रभावी भूमिका निभाऊंगी। लेकिन पेशवा बालाजी बाजीराव इतना योग्य था कि ताराबाई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। तब ताराबाई ने यह खुलासा किया कि जो बालक मैंने सौंपा है वो शिवाजी का वंशज नहीं था। पेशवा बालाजी बाजीराव को मौका मिल गया और पूना के निकट संगोला, कौन सा स्थान? संगोला नामक स्थान पर राजा राम द्वितीय से संधि कर ली और इस संगोला समझौते के द्वारा 1750 में हुई संगोला संधि के द्वारा छत्रपति के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, यानी मराठा राजा यानी छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1750 में संगोला संधि के माध्यम से अपने हाथ में ले लिए और यहीं से मराठा राजतंत्र के स्थान पर मराठा राज संघ अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा मित्रों, है ना, मराठा संघ या मराठा मंडल। यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। बालाजी बाजीराव का पूर्व पेशवा, इसका पिता बाजीराव प्रथम की अग्रगामी नीति को जो परंपरागत मराठा सरदार थे, पुराने मराठा सरदार थे, वो पसंद नहीं करते थे, विरोध करते थे। इसलिए उन पुश्तैनी मराठा सरदारों के विरोध से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने ही नए जीते गए प्रदेश नए मराठा सरदारों को सौंपने शुरू कर दिए थे कि जहाँ से चौथ वसूली के लिए जो क्षेत्र ऑक्युपाइड होगा मराठों द्वारा, कैप्चर किया जाएगा, वो नए सरदारों को दिया जाएगा, है ना। उन्हीं को अभियान पर भेजने लगा, उन्हीं की जिम्मेदारी में वो प्रदेश देने लगा। इससे क्या हुआ, एक ग्रुप बनने लगा, समर्थक वर्ग बनने लगा नए मराठा सरदारों का, और उसी का परिणाम है मराठा मंडल या मराठा संघ की स्थापना। क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपीएससी में कि मराठा संघ में या मराठा मंडल में कौन कौन शामिल थे, है ना। 1 2 3 4 करके दिया गया था, उसमें ध्यान दीजिए चारों विकल्प सही थे। वो 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो यहाँ जो भी आपको देखिए पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। बहुत मैंने देखा, बहुत सारे आप वीडियो देख सकते हैं, बड़ा बॉक्स बना करके सजा के बोर्ड में उसको इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी बनाकर प्रस्तुत करना, तो सवाल नहीं मिलेंगे मित्रों उससे। परीक्षा में क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। इसके लिए आपके पास ब्रह्मास्त्र है। विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका संग्रह आपके पास है, बार बार उनको दोहराइए आप, है ना। तो ट्रेंड आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं।
उन क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप किताब पढ़ते हैं तो तुरंत जो महत्वपूर्ण अंश हैं वो किसी भी टॉपिक के, वहाँ पर आपकी नज़र टिकेगी, ठहरेगी, दिमाग में वो चीज़ें फीड होती आपकी चली जाएंगी, भूलेंगी नहीं। ठीक है ना। तो फोकस हमेशा करिए। और देखिए हर परीक्षा में अगर इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, मैं अक्सर छात्रों को बताता हूँ ये चीज़ कि ये ट्रिक है। अगर आए हुए क्वेश्चंस का संग्रह आपके पास है तो आपको ये देखना है कि नए क्वेश्चन और फला टॉपिक से कौन बन सकते हैं। जब बार बार क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या ट्रेंड है पूछे जाने का, और कौन नए सवाल बनते हैं। हर परीक्षा में बताइए कितने सवाल रिपीट होते हैं, है ना। प्रीलिम्स भरे समाप्त हो गया था पहले, लेकिन अभी भी जीएस वगैरह में हिस्ट्री के पर्याप्त क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोई भी परीक्षा हो, आप बाबू से लेकर के सिविल तक की परीक्षा देते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। ठीक है। तो आपको यही करना है कि क्वेश्चन बैंक जो आयोग में पूछे गए परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न बैंक है वो आपको अपने पास रखना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, फिर टॉपिक पढ़ना है, किताब पढ़ना है, और हमेशा नए प्रश्नों पे नज़र रखनी कि और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। वही मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी होगी, है ना। करिए। और ये निःशुल्क मैं जो क्लास ले रहा हूँ आपका, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगाएगा। एक छात्र कमेंट्स में लिख रहा है सर निःशुल्क कक्षाएं कब तक चलेंगी। अरे भाई, इसमें जब तक मेरे पास समय उपलब्ध होगा, इस समय स्कूल कॉलेज सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, है ना। तो आप लोग घर बैठे हुए हैं, कोई कहीं क्लास कर रहा था, कोई कहीं क्लास कर रहा था, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी पढ़ाई का एक तारतम्य बना रहे, एक रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए मैं ये योगदान दे रहा हूँ आपको अपना, जो थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है। इसके पीछे और कोई निहितार्थ नहीं है, मैंने बताया भी था पहले आपको। तो मित्रों, कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं रिपीट, ऐसा नहीं है, लेकिन कितने होते हैं आप ये देखिए। नए सवाल ही तो पूछे जाते हैं। तो किसी टॉपिक को इतना थारोली पढ़िए तो कि कोई सवाल बच के न जाने पाए। और कौन सा नया सवाल बनेगा ये आपको कब पता होगा, जब आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानकारी होगी। तो ये काम आप लोग करिए। ठीक है। और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि छात्र इसका लाभ उठाएं। और कोई ये मैं कमिटमेंट नहीं है मेरा कि मैं कब तक ये क्लास लूँगा, है ना। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो पोर्शन शुरू किया है उसे मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है। और आगे भी इस चैनल पर कुछ न कुछ मैटर आपको दिया जाता रहेगा। ठीक है। अवश्य दिया जाता रहेगा, भले क्वेश्चन पेपर दिए जाते रहें आंसर सहित, आप हल करिए, फिर क्लिक करके आंसर चेक कर लीजिए, कुछ ना कुछ दिया जाता रहेगा। लेकिन मैं रेगुलरिटी का कमिटमेंट नहीं कर सकता, है ना। और ना तो अभी आप घर पे हैं तो इसका लाभ उठाइए भरपूर, और ये पोर्शन मैं पूरा करूँगा। ठीक है। कमिटमेंट नहीं करता, हो सकता है कि मैं इसे जारी रखूँ, ठीक है, लेकिन आपसे कमिटमेंट कोई नहीं। बहरहाल बहुत भाषण हो गया, अब आगे हम देखते हैं। तो संगोला समझौते के द्वारा मराठा छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा ने अपने हाथ में ले लिए, और किससे ले लिए? राजा राम द्वितीय से, और मराठा राज्य का, सतारा राज्य का सर्वे सर्वा हो गया। और यहीं से मराठा राजतंत्र के स्थान पर मराठा राज्य संघ अस्तित्व में आया, और इसकी पृष्ठभूमि बननी शुरू हो गई थी पूर्व पेशवा बाजीराव प्रथम के समय से, जब उसने पुश्तैनी मराठा सरदारों के विरोध से बचने के लिए नए जीते गए मराठा क्षेत्र नए मराठा सरदारों को देने शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, आवंटित करने शुरू कर दिए थे। तो इसी के साथ पेशवा बालाजी बाजीराव, है ना, राजधानी मराठा राज्य की कहाँ ले जाता है? सतारा से बदलकर क्या कर देता है? पूना। अब रिकॉल करिए कितनी राजधानियां शिवाजी ने रायगढ़ को बनाई, फिर मुगलों से संघर्ष जारी था, राजा राम ने विशालगढ़ से जिंजी से राजा राम ने सतारा को राजधानी बनाया। तब से सतारा ही मराठों की राजधानी रही। राजा राम के बाद
ताराबाई ने भी सतारा का केंद्र बनाकर अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में, है ना, मराठों का नेतृत्व किया। फिर छत्रपति साहू के समय भी मराठों की राजधानी सतारा रही, लेकिन संगोला समझौते के बाद छत्रपति के अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ पेशवा अपनी राजधानी सतारा से बदलकर पूना कर देता है और सारा अपना कार्यालय कहाँ ले जाता है? पूना। आगे बताऊंगा। पूना स्थित जो पेशवा का मुख्य कार्यालय था वो हुजूर दफ्तर कहलाता था, है ना, जिसके 2 भाग थे, चातले दफ्तर, एल्वरीज दफ्तर, मैं बताऊंगा आपको। तो संघ में कौन कौन शामिल, ये क्वेश्चन पूछा गया। पूना का पेशवा मराठा राज्य संघ का प्रधान था, ठीक है। और संघ के अन्य सदस्य कौन कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, है ना, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, और ये आपका पूना का पेशवा। साथ में नागपुर के भोसले, 4 खानदान हैं। नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ये संघ के 4 महत्वपूर्ण सदस्य संघ की धुरी थे और हेड था पूना का पेशवा, ठीक है। और ये पूना के पेशवा के आदेशों का पालन करते थे, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे। जब तक पूना का पेशवा योग्य रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तभी तक मराठा संघ के सरदारों पर उसका नियंत्रण कायम रहेगा। लेकिन जब पेशवा अयोग्य होगा तो मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, वो आपस में ही लड़ने लगेंगे और यही मराठों के सर्वनाश का कारण बनेगा मित्रों, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए, आगे वही होगा, वही मैं बताऊंगा आपको आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। अब दूसरा कौन सा? इसके पिता ने ही मराठों को इतना पावरफुल बना दिया था कि इसने कहा अब हमें भारत के किसी हिंदू राजा की आवश्यकता नहीं है, मराठे अपने बल पर भारत में प्रभुत्व कायम करने में सक्षम हैं। मतलब इसने हिंदू पदपातशाही की नीति त्याग दी, ठीक है। आप समीक्षा करें तो इसके इस कदम की, तो मुझे नहीं लगता कि ये कदम इसका उचित था। हिंदू पदपातशाही नीति त्यागने का मतलब क्या है कि अब मराठे ना तो बुंदेलों को छोड़ेंगे, ना जाटों को, सिखों को, राजपूतों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और सबसे इसने बैर मोल ले लिया। परिणाम क्या होगा? पानीपत के युद्ध में बताइए कौन सी भारतीय शक्ति थी जिसने मराठों का साथ दिया? किसी ने नहीं दिया। ये सब भले विरोधी का साथ न दिया और तटस्थ बने रहे, लेकिन अगर ये सब मराठों के साथ होते तो शायद परिणाम कुछ दूसरा होता। नहीं तो कैसे? अब जैसे देख लीजिए, इसकी हम राजनीतिक उपलब्धियों पर बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने बताया था नर्मदा पार कर इसके पिता बाजीराव प्रथम ने ही मालवा पर अपना प्रभाव कायम कर लिया था, चौथ वसूलने लगा था। लेकिन मराठों को बड़ा ढीला ढाला नियंत्रण मालवा पर था, चौथ वसूलते थे। 1741 में मुगल बादशाह ने, उस समय मोहम्मद शाह था, मुगल बादशाह द्वारा पेशवा को मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। एक्चुअली में एक फरमान जारी किया 1741 में मुगल बादशाह ने, और उस फरमान के माध्यम से राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और पेशवा को नायब सूबेदार नियुक्त किया, है ना। तो सीधे आपको बता दूं, मालवा का प्रशासन मराठे संभालना इसी फरमान के बाद शुरू कर देते हैं। और 1742-43 में बुंदेलखंड पर हमले किए, अंततः बुंदेलखंड जीतने में सफल रहे। आप देख लीजिए, नीति एकदम बदल दी और बुंदेले विरोधी हो गए मराठों के। और मैं आपको बता दूं कि झांसी को अपना केंद्र बनाया बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड जीतने के बाद। और मित्रों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि झांसी को केंद्र बनाया बुंदेलखंड जीतने के बाद। बुंदेलखंड विजय के बाद
सबसे ज़्यादा खतरा अवध राज्य को उत्पन्न हो जाता है। बुंदेलखंड विजय के बाद मराठे अवध की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। यही रीजन है कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला मराठों का विरोधी हो जाता है और पानीपत के युद्ध में अब्दाली का साथ देता है ना। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका जवाब कंपटीशन के लिए जानना जरूरी होता है। पॉइंट नहीं कि ये फैक्ट, ये फैक्ट, ये फैक्ट, ठीक है। फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट तैयार करिए, ठीक है। फिर 1702 कर्नाटक पर अभियान हुए महत्वपूर्ण। 43 में बाबूजी नायक के नेतृत्व में कर्नाटक अभियान और 1746 में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में कर्नाटक अभियान चौथ वसूली के लिए। और आपको पता है 1743 में जो बाबूजी नायक के नेतृत्व में कर्नाटक पर हमला मराठों ने किया था, उसी दौरान कर्नाटक का नवाब दोस्त अली मारा गया था। चांदा साहब को मराठे बंदी बना कर ले गए थे, ठीक है ना, बताया था मैंने वहाँ पे। फिर 1751 में रघुजी भोसले को भेजा बंगाल अभियान पर। ये बंगाल पढ़ाते समय बताया था। मराठा हमलों से निजात पाने के लिए तत्कालीन बंगाल का नवाब कौन था? अली वर्दी खां। उसने रघुजी भोसले की शर्तें मानते हुए मराठों से समझौता कर लिया था, जिसके तहत अली वर्दी खां ने मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देना, उड़ीसा का आधा, कम से कम आधा भाग देना स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद निजाम से संघर्ष, है ना। तो किसी को इसने नहीं छोड़ा, बुंदेलों को, जाटों को नहीं छोड़ा। इसी दौरान जब बुंदेलखंड अभियान में भिड़ा हुआ था तो जाटों, भरतपुर के जाट राज्य पर भी घेरा डाला था मराठों ने, बाजीराव प्रथम ने। और उस समय जाट नेता था सूरजमल। सूरजमल ने संधि का प्रस्ताव भी किया था पेशवा के सामने, लेकिन पेशवा ने इसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन सूरजमल के नेतृत्व में जाट इतना बहादुरी से, है ना, सामना करते हैं मराठों को कि भरतपुर का घेरा मराठों को हटाना पड़ता है। सोच लीजिए। तो बुंदेले, जाट, ये सब विरोधी हो गए, ठीक है। अब निजाम से संघर्ष। आप जानते हैं निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु 1748 में हो गई थी, है ना। उसके बाद उत्तराधिकार विवाद शुरू हो गया था। आपने हैदराबाद की घटनाएं एंग्लो फ्रेंच स्पर्धा के दौरान पढ़ी, है ना। तो उस विवाद का लाभ उठा करके मराठों ने खानदेश और बरार पर अपना प्रभाव कायम कर लिया था। इससे निजाम नाराज हो गया, ठीक है। जो नया निजाम आया, आपको पता है, वहाँ बताया जा चुका है। तो उस समय सलावत जंग था निजाम हैदराबाद का। तो निजाम नाराज हो गया, शुरू हो गया निजाम से संघर्ष। मराठों को 3 बार हराया, 1752, 1757, 1760, है ना। और तीनों बार हरा, इतना बुरी तरह हराया कि निजाम को हैदराबाद के आसपास तक निजाम की शक्ति को सीमित कर दिया। देखिए 1752 में हरा करके निजाम को झलकी की संधि करने के लिए मजबूर किया और इस संधि के फलस्वरूप बराड़ प्रदेश का आधा भाग मराठों ने प्राप्त कर लिया। फिर 1757 में सिंध खेड़ के युद्ध में निजाम को हराया और 25 लाख वार्षिक आय वाले प्रदेश प्राप्त किए। फिर 1760 में उदगीर के युद्ध में निजाम को पराजित कर क्या प्राप्त किया? 60 लाख वार्षिक आय वाली जागीर। और देखिए समस्त दक्षिण, बुरहानपुर, दौलताबाद, असीरगढ़, अहमदनगर, बीजापुर आदि सभी किलों पर अधिकार कर लिया, है ना। दक्षिण में एकमात्र शक्ति रह गए कौन? मराठे। और निजाम बिल्कुल कमज़ोर, है ना। निजाम से संघर्ष में सफल। इसके साथ साथ दिल्ली और पंजाब की राजनीति में पेशवा बाजीराव प्रथम ने हस्तक्षेप किया और इसी समय आधुनिक अफगानिस्तान राज्य का संस्थापक अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था। मराठों ने दिल्ली पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू किया। इसी समय
अब्दाली भी पंजाब और दिल्ली की राजनीति में रुचि लेने लगा। दोनों के हितों में टकराव, उस टकराव का परिणाम क्या हुआ? अब्दाली से मराठों का संघर्ष, और इसी संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या है? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का ये युद्ध, जिसमें मराठे हारते हैं। कैसे, है ना, इस मुद्दे पे बात करते हैं। एक्चुअली में आप जानते हैं अब्दाली कौन था? अब्दाली ईरान के शासक नादिर शाह का सेनापति रहा था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, आपको पता होगा, आगे बताऊंगा अभी जब अवध पढ़ेंगे हम लोग। तो नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के समय आक्रमण भी किया था भारत पर, और करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को, जिसे मुग़ल सेना को नादिर शाह ने पराजित किया था, दिल्ली को लूटा था, है ना, और शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस को लूट कर ले गया था। नादिर शाह के उसी सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफ़गानिस्तान में स्वतंत्र शासन शुरू किया। आधुनिक जो आज का अफ़गानिस्तान है उसका संस्थापक अहमद शाह अब्दाली को माना जाता है। 1747 से स्वतंत्र शासन शुरू किया और 1748 से भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए उसने। अब्दाली का जो पहला आक्रमण है वो 1748 में पंजाब पर, भारत में कहाँ? पंजाब पर किया गया। कब? 1748 में, है ना, मोहम्मद शाह, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंत में। ठीक है, आप जानते हैं 1748 तक मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह का कार्यकाल है। इसके बाद मुग़ल सम्राट बनता है अहमद शाह। ठीक है, तो मुग़ल सम्राट अहमद शाह के समय फिर अब्दाली ने 1751 में पंजाब पर आक्रमण किया और सफलता भी मिली उसे पंजाब में। जब पंजाब में काफ़ी हद तक सफल हो गया तो आप जानते हैं दिल्ली को खतरा उत्पन्न हो गया। मुग़ल सम्राट अहमद शाह घबरा गया और अहमद शाह ने घबरा कर अब्दाली से संपर्क किया पेशवा से, और 1752 में मुग़ल सम्राट अहमद शाह ने मराठों से सुरक्षात्मक संधि कर ली। 1752 में मराठों से संधि किसने? मुग़ल सम्राट अहमद शाह ने। कैसी संधि थी? सुरक्षात्मक संधि, यानी मुग़ल, इस संधि के तहत जो 1752 में मुग़ल सम्राट अहमद शाह ने पेशवा बालाजी बाजीराव से की, इस संधि के तहत मराठों ने मुग़ल सम्राट की सुरक्षा की गारंटी ली। इसके बदले देखिए मराठों को क्या क्या मिला, कैसे उत्तर में प्रभाव मराठे कायम कर रहे हैं। अनायास ही नहीं कहा था कि अंग्रेज़ों ने भारत की सत्ता मुग़लों से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त की। तो मुग़लों से कैसे मराठों ने भारत की सत्ता प्राप्त की, है ना। अब इस संधि के तहत मुग़ल सम्राट अहमद शाह की सुरक्षा की गारंटी ली मराठों ने। इसके बदले मराठों को क्या क्या मिला? इसके बदले मराठों को 50 लाख रुपए नकद मिले, है ना, प्लस सिंध, पंजाब और दोआब। सोचिए, सिंध, पंजाब और दोआब में चौथ वसूलने का अधिकार मिला। और दोआब का सबसे महत्वपूर्ण इलाका कौन था? अवध था। इस समझौते से और अवध का नवाब टेंशन में आ गया कि ये तो दोआब में भी चौथ वसूली का अधिकार मिल गया मराठों को। तो क्या क्या मिला? मुग़ल सम्राट की सुरक्षा की गारंटी लेने के बदले 50 लाख रुपए नकद, सिंध, पंजाब तथा दोआब में चौथ वसूलने का अधिकार, अलवर सहित राजपूताना के कई प्रदेश मराठों को मिले। चलिए, सुरक्षात्मक संधि हो गई। फिर इसके बाद अब्दाली ने 1757 में आक्रमण किया, पंजाब जीत लिया। पंजाब पर अब्दाली ने अधिकार कर लिया 1757 में।
ठीक है। और जब पंजाब पर अधिकार कर लिया तो स्वाभाविक है कि अब वो आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो किसको खतरा होगा? दिल्ली को खतरा होगा। अब दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लिया है? दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठे लिए हैं, ठीक है। तो मराठों का अब्दाली से टकराव शुरू हो जाएगा। तो अब्दाली ने 1757 में एक बार सवाल पूछा, अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 1748 से 1767 के बीच उल्लेख मिलता है पुस्तकों ने कि 7 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर, और इसकी जून 1772 में अब्दाली की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 1757 में अब्दाली ने आक्रमण किया, पंजाब पर अधिकार कर लिया, है ना, और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर मीर बख्शी के पद पर, मीर बख्शी मुगल सैन्य मंत्री, मीर बख्शी के पद पर अपने एजेंट नजीबुद्दौला को अब्दाली ने नियुक्त कर दिया। किसे नियुक्त कर दिया? नजीबुद्दौला को, है ना। और वापस जाते समय पंजाब में राजकुमार तैमूर को नियुक्त किया। कहाँ नियुक्त किया? पंजाब का गवर्नर। और मुगल मीर बख्शी नियुक्त किया किसे? नजीबुद्दौला को। अब संध में मराठे बंधे हुए थे, तो रघुनाथ राव, मराठा सरदार रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली पहुंचती है और नजीबुद्दौला को दिल्ली से पराजित कर भगा देती है ना। इसके बाद 1758 में रघुनाथ राव के ही नेतृत्व में मराठे पंजाब पहुंचते हैं। राजकुमार तैमूर को पंजाब से भगा देते हैं और राजकुमार तैमूर के स्थान पर पंजाब का गवर्नर नियुक्त करते हैं अदीना बेग खान को। किसे? अदीना बेग खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त करते हैं, ठीक है। अदीना बेग खान की मृत्यु के बाद साबाजी सिंधिया ने पंजाब के गवर्नर का दायित्व संभाला था। अब देखिए, अब्दाली के मामलों में मराठों का सीधा हस्तक्षेप हो गया। अब्दाली के एजेंट नजीबुद्दौला को रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली से भगा दिया। राजकुमार तैमूर को पंजाब से भगा दिया। पंजाब पर कब्जा कर लिया मराठों ने, है ना। अदीना बेग खान, फिर साबाजी सिंधिया पंजाब के गवर्नर रहे। ऐसे में अब्दाली, इन मराठों के इस हस्तक्षेप से अब्दाली बहुत नाराज हुआ और आग में घी का काम कर रहे थे नजीबुद्दौला, और नजीबुद्दौला के सहयोगी थे बंगस पठान, है ना, रुएला। ये सब अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए लगातार उकसाना शुरू करते हैं, जिनमें नजीबुद्दौला प्रमुख था। मेन वही था अब्दाली का विश्वासपात्र, लगातार प्रेरित करता है आक्रमण। अब्दाली ऑलरेडी नाराज था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली मराठों का मुकाबला करने के लिए चलता है। 1759 में सिंधु नदी पार कर पंजाब पर अधिकार कर लेता है। मराठे अब्दाली को नहीं रोक पाते। जब अब्दाली 1759 में पंजाब पर अधिकार कर लेता है, मराठों से पंजाब को मुक्त करा देता है, मराठे उसे नहीं रोक पाते। फिर पंजाब पर अधिकार करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू करता है। दिल्ली को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेशवा सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में सेना भेज देता है दिल्ली, और 1760 में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना दिल्ली पर कब्जा कर लेती है ना। उधर अब्दाली पंजाब जीतने के बाद आगे बढ़ता है, इधर मराठा सेना उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है। और आप जानते हैं दोनों
की सेनाएं कहाँ मिलती हैं? उसी पानीपत के मैदान में ऐतिहासिक। और 14 जनवरी 1761 के दिन पानीपत का ये युद्ध होता है ना, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित होते हैं। पानीपत के युद्ध में अब्दाली का साथ किसने किसने दिया? अब्दाली का साथ देने वालों में नजीबुद्दौला, रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां, दुन्नी खां और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ये सब इस पानीपत के युद्ध में किसका साथ देते हैं? अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। आपको बताया मैंने अभी सुजाउद्दौला क्यों साथ देता है मराठों के विरुद्ध, चूंकि अवध को सबसे ज़्यादा खतरा मराठों से था बुंदेलखंड जीतने के बाद। इसलिए अपने अवध राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 2-3 बार पीछे से पूछा गया है, अवध राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवध का नवाब सुजाउद्दौला किसका साथ देता है? अहमद शाह अब्दाली का, जिनमें नजीबुद्दौला सबसे प्रमुख था। इसी ने अन्य सभी लोगों को अब्दाली का सहयोगी बनाया था। नजीबुद्दौला ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है। मराठों का साथ कौन देते हैं? कोई नहीं देता, सिवाय कमज़ोर मुगल बादशाह जो कुछ भी नहीं था, कोई अस्तित्व तो नहीं था, है ना। उसके अलावा कोई भी भारतीय शक्ति पानीपत के इस युद्ध में मराठों का साथ नहीं देती, है ना। जाट, सिख, रुहेले, राजपूत, है ना। रुहेले तो अब्दाली का साथ देते हैं, लेकिन भारतीय शक्तियाँ जो हिंदू पातशाही की नीति के दौरान कभी मराठों के साथ रही थीं, अब विरोधी हो गई थीं। राजपूत हों, जाट हों, सिख हों, ये सब तटस्थ बने रहते हैं, बुंदेले हों, सब तटस्थ रहते हैं, कोई मराठों का साथ नहीं देता। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ। सम्मान के लिए नाम मात्र को सेनापति नॉमिनेट किया गया था पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव को, लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व, मराठा सेना का नेतृत्व किया था पेशवा बालाजी बाजीराव के भाई सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है। और मराठा तोपखाने की कमान संभाली थी इब्राहिम खां गारदी ने। किसने? इब्राहिम खां गारदी ने। इस युद्ध में पेशवा के भाई सदाशिवराव भाऊ और पुत्र विश्वासराव सहित सभी प्रमुख मराठा सरदार मारे गए थे। एक मराठा सरदार है जो भगोड़ा मल्हारराव होलकर, ये युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था पहले ही। कौन? मल्हारराव होलकर। आपको बता दूं, पेशवा के भाई सदाशिवराव भाऊ, पुत्र विश्वासराव सहित सभी प्रमुख मराठा सरदार मारे गए थे। इस युद्ध के परिणाम की सूचना व्यापारियों के माध्यम से पेशवा बालाजी बाजीराव को प्राप्त हुई थी। व्यापारियों ने जाकर पेशवा को क्या बताया था? कूट भाषा में, 2 अमूल्य मोती टूट गए हैं, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई हैं, नष्ट हुए चांदी और तांबे के सिक्कों की गणना ही नहीं की जा सकती। 2 अमूल्य मोती कौन? पेशवा का भाई और पुत्र। 27 स्वर्ण मुद्राएं कौन? प्रमुख मराठा सरदार, है ना। और चांदी तांबे के सिक्के कौन? सैनिक। ठीक है। इस युद्ध के परिणाम पर आरबी सरदेसाई, एक जीएस सरदेसाई है, आरबी सरदेसाई ने लिखा है कि इस युद्ध ने ये निश्चित कर दिया कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा, जबकि ये निश्चित नहीं किया कि शासन कौन करेगा।
GS सरदेसाई ने सीधे लिखा है कि मराठा सैन्य बल की अत्यधिक क्षति के अलावा इस युद्ध ने कुछ भी निर्णय नहीं किया, है ना। बहरहाल बहुत जल्द मराठे इस युद्ध से उबरने में सफल रहेंगे माधवराव के योग्य नेतृत्व के कारण। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद जून 1761 में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और माधवराव को पेशवा नियुक्त किया जाता है ना। और माधवराव को आप अंतिम योग्य पेशवा मान सकते हैं, है ना। आगे के घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।